Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is Lapti Bhatia and today we are here to solve section B of Gala paper 3. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ सॉल्व किए गए हर पेपर के सॉल्यूशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पे मिलते चले जाएंगे और अगर आपको गाला के सारे सॉल्यूशंस चाहिए तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। तो सेक्शन बी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारी पोएट्री में से रहेगा। फर्स्ट फ्लाइट की जितनी पोएम्स है उसमें से एक या दो स्टैंजाज आएंगे सेम पोएम के, जिसमें से आपको फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट स्टैंजा। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। I heard an old religious man but yesternight declare, yesternight मतलब yesterday का synonym है, पिछला दिन के बदले पिछली रात के बारे में बात करें, that he had found a text to prove that only God my dear could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो ये पोएम है फॉर एन ग्रेगरी, जिसमें विलियम बटलर यीट्स जो है वो एन ग्रेगरी को कन्विंस करने की कोशिश करे और एन ग्रेगरी जो है वो एक्सक्यूज दे रही है। पहले में वो बोलते हैं कि कोई भी जो है पर्सन जो यंग मैन है डिस्पेयर में है, डिस्पेयर में क्यों है, क्योंकि तुमने रिजेक्ट किया है। एन ग्रेगरी ने कोई भी मैन को अगर रिजेक्ट किया है तो वो उदास है, यंग मैन इन डिस्पेयर। तो वो बोल रही है कि अगर तो यंग मैन जो है वो मुझे हेयर कलर के लिए पसंद करे तो मैं तो हेयर कलर करवा सकती हूँ, ठीक है, ब्राउन ब्लैक कैरेट किसी भी कलर में करवा सकती हूँ, या फिर एज होते होते डिसीजेस आते आते तो वैसे ही पूरे गुड लुक्स जो है चेंज हो जाने वाले हैं। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, तो मैं ये चाहती हूँ कि यंग मैन जो है वो मुझे मेरे इंटरनल कैरेक्टर की वजह से पसंद करे, ना कि मेरे येलो हेयर की वजह से। जिसमें पोएट जो है वो ये एक्सक्यूज करें कि कल रात को उनने एक ओल्ड रिलीजियस मैन, एक ज्ञानी इंसान से एक टेक्स्ट सुना था जिसमें वो बोल रहे हैं कि सिर्फ गॉड है जो तुमको तुम्हारे इनर ब्यूटी के लिए पसंद करते हैं। ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। सिर्फ वो है जो तुमको तुम्हारे येलो हेयर के लिए नहीं, तुम्हारे इनर ब्यूटी के लिए पसंद करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है आगे। What does the girl finally want the young man to do? गर्ल जो है एन ग्रेगरी वो यंग मैन को क्या करने को कहती हैं कि वो उनको उनके इनर ब्यूटी के लिए पसंद करें। द गर्ल फाइनली वॉन्ट्स द यंग मैन टू लव हर फॉर हर सेल्फ, उसके इनर कैरेक्टर के लिए, एंड हर इनर ब्यूटी एंड नॉट जस्ट फॉर हर अपीयरेंस, या फिर उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी, उसकी ब्यूटीफुल येलो हेयर, उनके लिए नहीं बल्कि उसकी इनर ब्यूटी के लिए पसंद करें। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द रिलीजियस मैन टेल द पोएट। रिलीजियस मैन ने पोएट को क्या बोला? द ओल्ड रिलीजियस मैन टोल्ड द पोएट दैट ओनली गॉड कैन लव समवन फॉर देयर इनर ब्यूटी एंड नॉट एक्सटर्नल ब्यूटी। सिर्फ गॉड है जो आपको सिर्फ आपकी इनर ब्यूटी के लिए पसंद करेंगे, एक्सटर्नल लुक्स की वजह से नहीं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट इज पेड टू एने इन द सेकंड स्टैंजा गिवन अबव। सेकंड स्टैंजा में एने को कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, वो कौन सा है? I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God my dear could love you for yourself alone and not your yellow hair। इसमें उनको कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, उनकी कोई भी ब्यूटी को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि उनको प्यार से रिस्पेक्टफुली बात करने के लिए उनको माई डियर बोला जा रहा है। हम लिखेंगे इन द सेकेंड स्टैंजा गिवन अबव नो कॉम्प्लीमेंट इज पेड टू एन ग्रेगरी क्लियरली बट द पोएट एड्रेसेस हर एज माई डियर and tells her about the quote a religious man said to her। वो कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे पर प्यार से उनको माय डियर कह के बुला रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच ऑलरेडी काफी इजी होती है, इसमें भी हमको ऑप्शंस मिल गए हैं। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, फाइन। बॉल पोएम में से लिया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑक्सीमोरॉन मतलब दो अलग अलग आइडियाज को जो मिक्स करते हैं, मेटोनिमी जो किसी वर्ड का सिनोनिम सा होता है, इंटरनल राइम मतलब एक ही लाइन में दो या दो से ज्यादा राइमिंग वर्ड्स हो, जैसे यहाँ पे स्टेयरिंग डाउन, ट्रेम्बलिंग एंड स्टेयरिंग, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी, तो ए एंड बी तो नहीं हो सकता यहाँ पे, और करेक्ट ऑप्शन इज इंटरनल राइम। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage। He stalks in his vivid stripes। He किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? टाइगर को बोल रहे हैं। टाइगर के लिए पर्सन वाली क्वालिटी ली गई है। हमारा करेक्ट आंसर इसमें पर्सोनिफिकेशन रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें हमको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 मार्क्स ईच, जिसमें हमको इंट्रोडक्शन लिखना होगा और उसके बाद हमको हमारा आंसर स्टार्ट करना रहेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट हाउ कैन वी सेव द वर्ल्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन।
ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे मैं बता दूं आपको आपकी पोएट्री में से होंगे। इसके लिए पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा और फिर आपका आंसर स्टार्ट करना होगा। टोटल 5 to 6 सेंटेंसेस में आपका कंटेंट आ जाना चाहिए। फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ शॉर्ट पोएम दैट कन्वेज दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे ड्यू टू ह्यूमन इमोशंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत अच्छी तरीके से नेचर को और ह्यूमन इमोशंस को कनेक्ट कर लेते हैं। हमने 9th स्टैंडर्ड में भी रोड नॉट टेकन पढ़ी थी। इस साल भी हमको फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो उनने बताई है ऐसी तरह की पोएम्स। तो वो बोल रहे हैं कि ह्यूमन इमोशंस की वजह से एक दिन वर्ल्ड जो है वो खत्म हो सकता है। फायर जो वो बोल रहे हैं, फायर ह्यूमन ग्रीड को बोल रहे हैं, पैशन को बोल रहे हैं, और आइस जो है वो लोगों की एक दूसरे के लिए की हेट्रेड बताना चाह रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हम कैसे बचा सकते हैं वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन से। People's hatred as ice, whereas desire and greed as fire is symbolized as the cause of destruction. सबसे पहले तो cause of destruction क्या है? तो ice जो लोगों की hatred है, और fire as the cause of destruction of the world. According to the poet, the world can be saved by love, sense of equality and selflessness among each other, among the people. एक दूसरे के साथ प्यार की भावना, या अगर आप प्यार नहीं कर सकते बट एटलीस्ट नफरत भी नहीं कीजिए। सेंस ऑफ इक्वालिटी, धर्म के नाम पे या फिर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के नाम पे अलग अलग नेशन, अलग अलग नेशनलिटी की वजह से हमें अनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए, उस बेसिस पे वो बोल रहे हैं। सेल्फलेसनेस होना चाहिए, हमारे में स्वार्थी भाव नहीं होना चाहिए। देर इज नो अदर वे टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम सच हार्मफुल इमोशंस ऑफ पीपल। लोगों के इतने हार्मफुल ग्रीड, पैशन, हेट्रेड, ऐसे जेलसी, इंडिफरेंस जैसे इमोशन से बचने के लिए और कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि हम उनको सेल्फलेसली फील करें। Our next question is, how has the poet described the bear in How to Tell Wild Animals? How to Tell Wild Animals में कैरोलिन वेल्स ने अलग अलग एनिमल्स को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत कैजुअल तरीके से बताया हुआ है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इट इज अ ह्यूमर क्रिएशन ऑफ कैरोलिन वेल्स वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर आइडेंटिफाइड कैजुअली, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को क्या है। ओके, हमारा क्वेश्चन है कि बेयर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आंसर में लिखेंगे, द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द बेयर एज अ क्रिएचर जो अ पर्सन मीट्स इन हिज कोर्टयार्ड। अ पर्सन को यहाँ पे वन लिखा गया है। अ पर्सन मीट्स इन हिज कोर्टयार्ड। बेयर इज रेफर्ड टू एज आइडेंटिफाई बाय इट्स होल्ड। बेयर्स, इवन टेडी बेयर्स जो होते हैं वो हक के लिए आइडेंटिफाई किए जाते हैं। द पोएट क्रिएट्स अ कैजुअलनेस, जिसमें पोएट किस तरह से वाइल्ड बेयर को कैजुअली बता रहे हैं, बाय मेंशनिंग द बेयर्स टाइट हग्स, उसके हक के ऊपर, उसके होल्ड के ऊपर ही वो बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम, अ बेयर स्क्वीजेस द पर्सन टू डेथ। बेयर जो होता है वो इतना टाइटली हेल्ड करता है, इतना टाइटली होल्ड करता है किसी भी पर्सन को कि वो पर्सन जो है वो दम घुट करके मर जाए। विद इट्स टाइट हग एंड होल्ड इवन टाइटर। अगर तो वहां पे लिखा है इफ यू हैव एनी डाउट विल गिव यू अ वन मोर केयरस, तो उससे क्या पता चलता है? इवन टाइटर इफ द पर्सन इज नॉट कंप्लीटली डेड। अगर वो चेक करे कि पर्सन अभी भी डेड नहीं है, तो वो फिर से इतना टाइटली उसको होल्ड करेगा कि पर्सन का दम घुट जाए। Our next question is, what does Amanda yearn for? What does the poem tell you about Amanda? इस पोएम में हमको बताना है कि अमांडा क्या चाहती है और उसके बारे में हमें क्या पता चल रहा है। वो जो भी चीज चाहती है, वो जो भी चीज के लिए फील कर रही है, वो चीज के ऊपर से हम उसको कैसे जज कर सकते हैं। तो our introduction will be, Robin Klein has incredibly expressed the childhood innocence and the challenges faced by children. The poem comprises of a little girl whose mother imposes rules and ethics on her to behave as a good human of society. जिसकी मदर उसको गुड ह्यूमन बनने के लिए, उसके बिहेवियर, उसके एक्ने, उसके गुड लुक्स के लिए नैगिंग कर रही है, या उन पे रूल्स बता रही है कि भाई बड़े हो रहे हो तो इन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। उस दौरान अमांडा yearns for freedom and solitude. अमांडा को आजाद रहना है, उसको ये सब नैगिंग लगती है तो उसे ये सब टोक टाक से बाहर रहना है। एंड सॉलिट्यूड मतलब लोनलीनेस, अकेले रहना है उसको, कि जहाँ पे उसे टोकने वाला कोई भी ना हो। द पोएम टेल्स अबाउट अमांडा's पेरेंट्स nagging at her about her grooming habits and behavior, where she is a young careless girl full of imaginations. जहाँ पे वो खुद कैसी है, वो बहुत ज्यादा केयरलेस है, जिसमें बहुत ज्यादा imaginations भरी हुई है। अमांडा fantasizes herself as a lonely mermaid in a sea. वो खुद को किस तरह देखती है? वो खुद को सी में एक अकेली मरमेड की तरह देख रही है, जहाँ पे वो फ्लेक्सिबली मूव कर रही है, जहाँ पे उसको स्ट्रेट बॉडी पोस्चर के लिए कोई नैग नहीं कर रहा है। एक ऑर्फन रोमिंग ऑन द स्ट्रीट्स, जो शूज क्लीन करने के लिए परवाह नहीं है, जिसको वो बिना शूज के बेयरफिट भी घूम सकती है। और
Rapunzel captured in a tower, जो अपने लॉन्ग हेयर्स कभी भी, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हेयर्स कभी भी लेट डाउन नहीं करेगी कि कोई उस पर क्लाइम करके उसके पास मिलने आ जाए। वो वहीं टावर में पूरी लाइफ अकेले गुजारना पसंद करेगी। When her mother scolds her, जब उसकी मम्मी उसको स्कोल्ड करती है तो वो इस तरीके के इमेजिनेशंस रख रही है अपने माइंड में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। Our next question is, what does the man say to Anne about love? एन को वो मैन मतलब जो पोएट है विलियम बटलर ईट्स जो है वो क्या कहना चाहते हैं लव के बारे में। हम हमारा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन जिसमें फॉर एन ग्रेगरी इज अ पोएम अबाउट ट्रू लव इन इनर ब्यूटी। द पोएम कंसिस्ट्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन एन ग्रेगरी एंड वन ऑफ हर एडमायरर्स, एडमायरर्स मतलब चाहने वाले, अबाउट हाउ मोस्ट पीपल लव समवन बेसिस ऑन देयर अपीयरेंस एंड गुड लुक्स। पोएम में इस रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंट हो रही है कि कैसे लोग जो हैं वो गुड लुक्स और अपीयरेंस के बेसिस पे ही किसी को पसंद करते हैं। हर किसी की पसंद करने की डेफिनेशन अलग होती है। द मैन सेज टू एन दैट नो मैन विल लव हर फॉर ट्रूली फॉर हर इनर ब्यूटी एंड नॉट फॉर गुड लुक्स। कोई भी उसको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो उसको गुड लुक्स के बेसिस पे नहीं, उसकी इनर ब्यूटी के बेसिस पे पसंद कर रहा है। एंड ग्रेगरी सीक्स लव, और वो क्या ढूंढ रही है, ऐसे आदमी से लव चाहती है वो। सीक्स लव फ्रॉम अ मैन who will love her for her inner beauty, जो उसको उसके inner beauty के लिए पसंद करे। The poet clarifies her that humans are attracted towards the temporary external appearance। और हमारा क्वेश्चन है कि मैन क्या कह रहे हैं, पोएट क्या कह रहे हैं। पोएट क्लैरिफाई कर रहे हैं उनको कि ह्यूमंस सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी एक्सटर्नल अपीयरेंस, टेम्पररी मतलब जो चेंज भी हो सकता है, उसके बेसिस पे ही तुमको पसंद करेंगे, नॉट बॉदर्ड अबाउट हर सोल। कोई भी मैन, कोई भी ह्यूमन जो है वो उसके सोल की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। इस बेसिस पे इस पोएम में इन लोगों में आर्ग्यूमेंट दिखाई है। Our next question is, where are the trees in the poem and what do their roots, leaves and twigs do? Trees poem में से ये लिया गया है। Trees poem का introduction हम लिखेंगे, The trees by Adrian Rich is a metaphor which compares the trees to women and raise a conflict between how humans harm nature by their selfish needs। इस पोएम में बताया गया है कि ट्रीज को जब हम फॉरेस्ट खाली कर देते हैं कुछ बिल्डिंग्स बनाने के लिए तो कितना हार्म पहुंचता है, और फिर छोटे छोटे प्लांट्स या टॉल ट्रीज हम अपने घर में लगाते हैं फैशन के लिए, तो उस चीज से नेचुरल हैबिटेट जो है अर्थ का वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो लाइफ सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, और उस चीज को क्लियरली वुमेन के साथ कंपेयर किया गया है कि वुमेन जो अगर मार्केट में आ जाए, वुमेन जो अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाए तो वो कितना कुछ चेंज कर सकती है। हर फील्ड में वुमेन की कोई जॉब पोस्ट अगर हो तो वो घर भी एक साथ संभाल लेगी और उसकी वजह से काफी प्रगति हो सकती है। आंसर स्टार्ट करेंगे। द ट्रीज आर स्टक इनसाइड द हाउस। कहाँ पे है ट्रीज? स्टक इनसाइड द हाउस। उन्हें होना कहाँ चाहिए? ग्रोइंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, ट्रीज आर स्टक इनसाइड द हाउस। और आगे बोल रहे हैं उनके रूट्स, लीव्स और ट्विग्स क्या करें? तो द रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। रूट्स पूरी पूरी रात काम करते हैं, दिन में तो उनका सब अब्जॉर्बिंग चल रहा होता है, वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, सनलाइट लेते हैं। रात में वो काम करते हैं कि वो डिसएंगेज हो जाए सॉइल से, वरांडा फ्लोर से वो डिसएंगेज हो जाए, ताकि मतलब ट्रीज को पर्सोनिफिकेशन देके बोल रहे हैं दैट दे विल स्टम्बल फॉरवर्ड, वॉक फॉरवर्ड इनटू द फॉरेस्ट, दे विल गो बाय देमसेल्व्स।
और लीव्स क्या कर रहे हैं? लीव्स आर स्ट्रगलिंग टू मूव आउटसाइड एंड ब्रेकिंग द ग्लास। ग्लास की जो सीलिंग है और यहाँ पे जो ये ट्री है, इसमें लीव्स जो है वो ऐसे एक्सर्शन प्रेस कर रहे हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं ताकि ट्री जो है वो और ज्यादा ग्रो कर सके। द लीव्स आर स्ट्रगलिंग टू मूव आउटसाइड एंड ब्रेक द ग्लास while the small twigs of trees have become stiff with exertion। छोटी छोटी twigs जो हैं वो तो stiff हो रखी है, stiff मतलब hard हो गई है अब exertion pressure put करके। Our next question will be read the passage and answer the following questions। पैसेज पढ़ के हमको आगे के आंसर्स लिखने। ये जो अब 2 पैसेज आएंगे, आपके 5 मार्क्स का सेक्शन भी बाकी है। यहाँ पे 2 डिफरेंट पैसेजेस आएंगे जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स में से रहेंगे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से। एंड अवर फर्स्ट पैसेज इज फ्रॉम द लास्ट लेसन, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। थिंक टैंक बोल रहे हैं, मिरर मिरर इन माई हैंड हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। मिरर जवाब नहीं देता है तो बाकी के सब लोग यू सर करके थिंक टैंक को रेफर कर रहे हैं। थिंक टैंक फिर मिरर को मार के बोलते हैं, क्विकर आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हेट अ स्लो मिरर। इतनी देर से मेरी तारीफ करोगे वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ही एडमायर्स हिमसेल्फ, वो फिर खुद को देख करके निहारने लगता है मिरर में। देयर आई एम। आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, खुद की तारीफ, वो मार्स के लोग दिखाएं। दीज आर एलियंस, मार्शियंस मतलब मार्स पीपल। आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, क्या हम लोग ब्यूटीफुल नहीं है? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स। लेसन अगर आप पढ़ेंगे तो मार्स के लोगों को मार्शियन बोला जा रहा है, अर्थ के लोगों को अर्थलिंग्स बोला जा रहा है, और उनका मार्स के लोगों का हेड काफी बड़ा दिखा है, जिसके सामने हमारे ब्रेन्स, हमारा हेड बहुत स्मॉल है। तो जो थिंक टैंक है वहाँ के चीफ हैं मार्स के, वो बोल रहे हैं कि वी आर सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स। अर्थ के जो अगली पीपल है, छोटे छोटे सिर वाले, उनसे तो काफी ज्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल है, हम अट्रैक्टिव है। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, फिर वो नूडल को कमांड करते हैं कि तुम भी तुम्हारा माइंड जो है वो शार्प करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, तो तुम्हारा भी मेरे जैसा मतलब थिंक टैंक जैसा एक बड़ा सा बलून ब्रेन हो जाएगा। और नूडल बोलता है, आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं आपके जितना स्मार्ट हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। व्हाट क्वेश्चन डिड थिंक टैंक आस्क द मिरर, थिंक टैंक ने क्या क्वेश्चन पूछा है? ओके अब ये जो पैसेज है आपका, तो ये पूरा का पूरा आपका डायरेक्ट स्पीच में। अब जब हम आंसर लिखेंगे तो या तो हम आंसर फ्रेम करके लिखेंगे, और अगर हमको एज इट इज कोई डायलॉग लिखना है तो फिर हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देंगे। हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, थिंक टैंक मिरर को पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? दैट थिंक टैंक आस्क्ड द मिरर हु वाज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, ये चीज वो उसको पूछ रहा है। हम लिखेंगे थिंक टैंक आस्क्ड द मिरर हु वाज, इसको वाज करके और लास्ट में फुल स्टॉप लाएंगे। थिंक टैंक आस्क्ड द मिरर हु द फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग ऑन द लैंड was and if Martians weren't a handsome race। बाद में वो ये भी पूछते हैं कि क्या Martians handsome race नहीं है? Yes, of course। तो वो पूछते हैं बाद में if Martians weren't a handsome race, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के और नोट्स चाहिए, पूरी तरीके से किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आपको हमारे चैनल पे उसका भी वीडियो मिल जाएगा। How did think tank describe the appearance of Martians compared to Earthlings? हम देखेंगे यहाँ पे think tank जो है वो बता रहे हैं कि हम जो है मतलब मार्स के जो लोग हैं, those are more attractive than Earthlings with their tiny heads। This will be our answer। लिखेंगे think tank describe the appearance of Martians with smarter and larger brains as more attractive than ugly Earthlings, the people of Earth with tiny heads। Earthling मतलब people of Earth। What did think tank advise Noodle to do? Think tank Noodle को क्या advise कर रहे हैं? Keep exercising your mind, ताकि तुम्हारा भी मेरे जैसे balloon brain हो जाए। Think tank advised Noodle to keep exercising his mind to get a balloon brain like think tank। I hope ये answers आपको clear रहे हों। Our next passage is when she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver। She thought of the exquisite food served in marvelous dishes। ये कौन से लेसन में से है? ये नेकलेस लेसन में से पूछा गया है, जहाँ पे मिस्टर लूजिल जो है वो मैडम लूजिल मतलब माटिल्डा से बहुत ज्यादा खुश है। वो एक अच्छे हस्बैंड की तरह उसकी तारीफ करते हैं, उसके लिए उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, पर माटिल्डा अपने गुड लुक्स की वजह से इस थिंकिंग में है कि मुझे तो लग्जूरियस लाइफ डिजर्व करनी चाहिए, लेकिन मैं एक क्लर्क की वाइफ हूँ और मेरी
मदर साइड की जो फैमिली थी, मेरी बिफोर मैरिज जो फैमिली थी, वो भी क्लर्क्स की थी। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, उसके पास ना फ्रॉक्स हैं ना ज्वेल्स हैं, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसे सिर्फ वही चीजें पसंद आती थी, फ्रॉक्स, ज्वेल्स, लग्जरी आइटम्स, यहाँ पे लिखा है शाइनिंग सिल्वर। उसको डिनर तो अच्छा बना लेती थी, लेकिन उसको वही डिनर शाइनिंग सिल्वर यूटेंसिल्स में सर्व करना पसंद आता था। उसकी एक रिच फ्रेंड थी, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके पास जाना मैटिल्डा को अच्छा नहीं लगता था। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड। क्यों? क्योंकि फ्रेंड रिच थी और मैटिल्डा काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, लेकिन ये रिच नहीं थी, तो उसे जेलसी फील होती थी। शी वेप्ट मतलब क्राइड। शी क्राइड फॉर होल डे फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और वापस आने के बाद वो पूरा पूरा दिन रोती रहती थी। Our first question is, how do we know that Mr. Lozel is a contented man? ये M डॉट जिसको बोलते हैं वो मॉन्सियर होता है, दूसरी लैंग्वेज में उसे मिस्टर कहते हैं। We know that Mr. Lozel is a contented man as he compliments Matilda about the dinner served as it looked delicious with a delighted smell. उनने घर आते ही जब डिनर स्मेल किया, देखा कि बहुत अच्छी तरीके से कुक हुआ है, तो उनने सीधा कॉम्प्लीमेंट कर दिया, उसको प्रेज कर दिया, तारीफ कर दी। वो उस चीज को बहुत ज्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि वो मैटिल्डा को एक रिच लग्जूरियस लाइफस्टाइल नहीं दे सकते, वो छोटी छोटी बातों से उसे खुश रखें। Why did Matilda suffer after she returned from her friend's house? अपने फ्रेंड्स के घर से वापस आके क्यों रोती थी वो? Because she was a rich friend. Okay. Matilda suffered after she returned from a friend's house because she felt jealous of her rich friend's luxurious lifestyle, which she believed she deserved for her beauty. Matilda को लगता था कि मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तो ये सारी चीजें मैं डिजर्व करती हूँ, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना फ्रॉक्स ना ज्वेल्स, कोई भी लग्जरी नहीं है, और वो हर वक्त वही चीजें डिजायर करती थी। आई होप आपको इसी के साथ सेक्शन बी के सारे आंसर्स बहुत क्लियर रहे हों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।